अच्छा। अब ये बता दीजिएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर लूँ। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है। जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है माशाल्लाह से। जी, मुझे आप चैट में बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं ताकि मैं फिर स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ तो शायद कोई बोल नहीं रहा। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, आज का जो ठीक है, सही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूजिंग ईआरपी सिस्टम है। और ये अभी भी उसी जो कंपनी थी हमारी पीटरसनेकर, उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी को हम आगे चला रहे हैं। तो अब ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी सारे टास्क होते हैं हमारे पास, जिसमें हायरिंग से लेकर जो उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है वहाँ तक हम जा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि एचआर का बेसिक रोल क्या है। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो एचआर है बेसिकली इसमें जो हायरिंग है, हायरिंग से पहले हमारे पास एक पेज होता है जब हम अपनी जो जॉब वैकेंसीज होती हैं उसको एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ हमारे पास तरीके होते हैं। कुछ टाइम पहले तक अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया हमारे पास होता था। प्रिंट मीडिया के ज़रिए ही हम सारी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो करते थे। लेकिन अब कुछ टाइम से हमारे पास प्रिंट मीडिया कम हो गए। जो हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, सोशल जो नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं जिस तरह लिंक्डइन है या Indeed.com है, Rosie.pk, इस तरीके से हम अपनी जॉब की एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं अट्रैक्ट फेज। उसके बाद जब इस फेज में हम अपनी जॉब को एडवर्टाइज कर देते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं थ्रू देयर रिज्यूमे। तो फिर हम रिज्यूमे के जो मुख्तलिफ फेजेस होते हैं वो भी हम आगे चलकर देखेंगे कि रिज्यूमे को आगे हम किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। उसके बाद फिर हम जब वंस वी फाइनलाइज द सूटेबल कैंडिडेट्स, फिर हम हायरिंग प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। जो भी तरीक़ेकार एक कंपनी के पॉलिसीज़ के मुताबिक जब हायरिंग हम कर लेते हैं तो जब वो हायर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम एनुअल बेसिस के ऊपर उनके अप्रेजल्स होता है। तो अप्रेजल्स के बेसिस के ऊपर उनके रिवार्ड्स होते हैं। ठीक है, उनको या तो प्रमोट कर दिया जाता है या फिर उसी करंट पोजीशन में चलाया जाता है या फिर डिमोट करने की भी बात की जा सकती है। ठीक है। तो फिर समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि अगर कंपनी का रोल चेंज हो रहा है तो फिर इसमें ये भी हो जाता है कि न्यू सिस्टम्स के ऊपर, न्यू पॉलिसीज़ के ऊपर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग का रोल जो होता है वो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या जो डिपार्टमेंट होता है एचआर का, वही परफॉर्म कर रहा होता है। देन फाइनली जब हायरिंग हम कर रहे होते हैं तो जब हायरिंग प्रोसेस में कोशिश तो काफ़ी सारी ये होती है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय हम हायर ना कर लें जो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है। लेकिन बहरहाल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक परफॉर्म ना कर पाए तो फिर उसकी टर्मिनेशन का फेज़ भी आ सकता है। तो इस केस में ये जो मुख्तलिफ जो ब्रीफ से स्टेप्स दिए हुए हैं ये एचआर टिपिकली परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो। ठीक है। और अब जो कोशिश ये होती है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, अगर इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी जो आपके पास बर्डन आता है उसके ऊपर अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये सिर्फ फायरिंग और फायरिंग का जो आपके पास टास्क है अच्छी खासी इसकी प्राइस आती है। तो इस वजह से कोशिश ये होती है कि जो एचआर के जो हंटिंग टीम के जो लोग होते हैं, टैलेंट हंट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप बेस्ट
रिसोर्स जो भी अवेलेबल है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है या ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड है, तो जब आप टैलेंट हंट कर रहे हैं तो एक बेहतरीन रिसोर्स को आप अपने पास ले आएं, ताकि उसको फायर करना या उसके ऊपर मजीद काम करने से हम बच जाएं। ठीक है, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय ऐसा लेंगे जो ऑलरेडी किसी भी जगह काम ना कर चुका हो या उसकी एक्सपीरियंस ना हो, तो डेफिनेटली कंपनी उसके ऊपर काफी सारा टाइम भी इन्वेस्ट करती है और पैसे भी इन्वेस्ट करती है उसको सिखाने के लिए। और उसके बाद भी अगर वो उस रिक्वायरमेंट पे नहीं आता तो डेफिनेटली वे टर्मिनेशन फेज की तरफ जाते हैं। तो जो आजकल जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है होता है वो यही है हमारे पास कि जी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, जिस तरह कंपनी के बाकी सारे जो हमारे पास एसेट्स होते हैं उसको कैपिटल की तरह ही हम देख रहे होते हैं, तो ह्यूमन भी एक इस तरह का ही रिसोर्स है जिसको एज अ कैपिटल ही हम कंसीडर करते हैं और उसकी मैनेजमेंट भी उसी तरीके से हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो करंटली जो टर्म यूज हो रही होती है वो एचआरएम की जगह पर एचसीएम होती है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये जो अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एचआर का जो टिपिकल रोल है वो क्या हो सकता है, तो इसमें यही चीज बताई हुई कि अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग, और जो ये कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है वो या तो हमारे पास रिज्यूमेज होते हैं, जिस तरह हम डायरेक्ट कॉल कर देते हैं कि जी आप अपनी सीवी सबमिट कर दें, या फिर हमारे जो अपने अपॉइंटेड लोग होते हैं वो रेफरेंसेस के थ्रू हमारे पास किसी का रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। अगर एज अ कंपनी में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी रिप्रेजेंटेशन रखता हूँ, वहां पर मेरे कोई रेफरेंसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके पास अगर कोई अप्रोच करता है मेरी कंपनी में हायरिंग के लिए, तो वो लोग ऑन द बिहाफ ऑफ माय कंपनी रिज्यूमेस या सीवीज कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट मुझे किसी कैंडिडेट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये कैंडिडेट मोस्ट सूटेबल फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट, आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बेहतर रिसोर्स भी साबित हो सकता है। तो रेफरेंसेस के बेसिस के ऊपर भी हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम रिज्यूमेस नहीं लेते, वॉक इन इंटरव्यूज कॉल कर लेते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यूज में जो लोग आते हैं उसी टाइम उनका इंटरव्यू भी होता है, रिज्यूमे भी, ये सारी चीजें सिंगल पेज के अंदर ही हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके कार हायरिंग के हमारे पास। ठीक है, और जिस तरह मैंने बता दिया कि इसका तरीकेकार जो होता है वो नॉर्मली जो कुछ टाइम पहले तक था वो प्रिंट मीडिया में होता था हमारे पास। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में जैसा न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे पास, उन्हीं के में हम जॉब पोजीशंस अनाउंस कर देते थे। तो इसका तरीके का वैसे नॉर्मली ये होता है कि अगर एक एम्प्लाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई न्यू जॉब वैकेंसी क्रिएट हुई है तो वो इन हाउस उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकती है और बाहर से भी हायरिंग कर सकती है। तो इन हाउस का मकसद क्या होता है कि जो कंपनी के अपने एम्प्लॉइज है वही अगर एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, तो उनमें से किसी एम्प्लॉय को उसके लिए जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल कंसीडर करके उसको हायर कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली उसकी अपनी वैकेंसी तो खाली होगी, फिर उसके लिए कहीं और से फिर हायरिंग की जा सकती है। तो हायरिंग के तरीकेकार दोनों ही होते हैं, इन हाउस भी हो सकता है और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है कि जैसे आप रिज्यूमेस भेज रहे होते हैं तो रिज्यूमे जो भी हम इसमें क्वालिफिकेशन अपनी लिख रहे होते हैं वो फाइनलाइज नहीं होती, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन होती है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए होते हैं रिज्यूमे के साथ, वो एचआर का काम होता है कि उसको आफ्टर हायरिंग, हायरिंग से पहले नहीं, आफ्टर हायरिंग उन सर्टिफिकेट्स को वो वेरीफाई करवाती है कि ये जो एम्प्लॉय है ये जाली सर्टिफिकेट्स की बेसिस के ऊपर तो नहीं हायरिंग कर रहा। तो ये भी काम होता है इसका कि जो इसके सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरीफाई करना। और उसके बाद तीसरा इसका जो है हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज कंडक्ट, और एम्प्लॉय टाइम से आता है, टाइम से जाता है, कोलीग्स के साथ किस तरह से उसका बर्ताव है, सीनियर्स के साथ कैसे, जूनियर्स के साथ कैसे, तो उसके कंडक्ट को मॉनिटर करना ये भी एचआर का ही रोल बनता है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह मैंने बता दिया कि अप्रेजल्स होते हैं वो जो कि एक टाइम फ्रीक्वेंसी के बाद होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रही होती हैं वो एनुअल बेसिस के ऊपर ही अप्रेजल्स की तरफ जाते हैं। तो एनुअल बेसिस के ऊपर जब अप्रेजल होती है तो उसमें
सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है, सैलरी डिक्रीज भी हो सकती है, बोनसेस भी मिल सकते हैं, और व्हाट अमाउंट ऑफ द बोनस क्या हो सकता है वो भी डिसाइड किया जा सकता है अप्रेजल के ऊपर। अच्छा, एचआर का एक और टिपिकल रोल भी होता है जिसमें दो कंपनीज अगर मर्जर हो रही हैं या एक कंपनी स्प्लिट हो रही है दो या तीन मजीद कंपनियों के अंदर, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी वो एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। डेफिनेटली फाइनेंस तो अपना करेगा ही करेगा, वो भी बजटिंग भी होती है, फिर रिसोर्सेज होते हैं, वो शेयर हो रहे होते हैं या मर्ज हो रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह पर होता है। लेकिन एचआर का जो है टिपिकल के एचआर ऑर्गेनाइजेशन का जो मर्जर है या ऑर्गेनाइजेशन जो स्प्लिट हो रही है, तो उसमें क्या क्या चीज चेंज होगी वो सारा काम भी एचआर देख रहा होता है। अच्छा, अब फिटर स्नेकर का जो तरीकेकार था उसमें हमारे पास क्या था कि जो जॉब वैकेंसीज बेसिकली एचआर खुद डिसाइड नहीं करता था। जो डिपार्टमेंट्स हमने एचआर के देखे इसके देखे थे फिटर स्नेकर के, जिस तरह सेल्स था हमारे पास, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या उसको इन्वेंट्री या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये तीन डिपार्टमेंट थे एचआर के अलावा। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए जॉब वैकेंसी जो थी उसके लिए रिक्वेस्ट करते थे एचआर को। वो माइट बी के कोई एम्प्लॉय उनका छोड़ के जा रहा हो, इस केस में नई न्यू हायरिंग हो सकती है, या फिर उनके पास वर्कलोड ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से हायरिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई स्पेसिफिक इवेंट आ रहा है जिसमें वो पार्ट टाइम जॉब वैकेंसीज की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट पूरा एक महीना दिसंबर का जो होता है वो क्रिसमस की वजह से बिजी हो जाता है। तो वहां पर जो बिजनेस है उसका जो फ्लो है या उसका जो सर्ज है, इंक्रीज जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर काफी सारी जॉब वैकेंसीज, टेम्पररी जॉब वैकेंसीज क्रिएट होती हैं फिर। तो ये सारी चीजें देखना उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम था। वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक उनके पास फॉर्म होता था, जॉब वैकेंसी फॉर्म, वो फिल करते थे, वो फिल करके एचआर को दे देते थे। अब एचआर का आगे क्या काम होता था कि वो जॉब वैकेंसी फॉर्म जो जिस डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है उसको जस्टिफाई करे कि वाकई ऐसी बात है, उनको वाकई रिक्वायर्ड है उस नए रिसोर्स की या नहीं है। फिर वो अपना जो इंचार्ज होता था एचआर का, डेफिनेटली वो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, वो जो कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसके साथ डायरेक्ट राब्ते में भी होगा। तो उससे अप्रूवल लेके उस जॉब वैकेंसी फॉर्म के मुताबिक जॉब अनाउंस करता था। और जॉब अनाउंस जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि वो या तो इन हाउस भी हो सकती थी या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती थी। तो दोनों ही केसेस में एचआर ने वो जॉब अनाउंस करनी होती है। तो जब जॉब अनाउंस हो जाती थी उसके बाद फिर वैकेंट उसके लिए रिज्यूमेज आना शुरू हो जाते थे। अच्छा, रिज्यूमेज कलेक्ट कर लिए उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो सारे रिज्यूमेज जो होते थे वो एचआर खुद डिसाइड नहीं करता था, ये मैं फिटर स्नेकर की बात कर रहा हूँ। वो रिज्यूमेज भेज दिए जाते थे कंसर्न डिपार्टमेंट को, जहाँ से जॉब की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई थी वहां पर वो रिज्यूमेज भेज दिए जाते थे। और वहां का जो इंचार्ज होता था, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिपार्टमेंट में से वैकेंसी क्रिएट हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रही है, तो उसके इंचार्ज के पास वो सारे रिज्यूमेस चले जाते थे। वो उन रिज्यूमेस में से शॉर्ट लिस्ट करता था कि मेरी रिक्वायरमेंट या जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन कौन से कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन या स्किल मैच हो रही है। तो वो फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते थे, 3 करते थे, 5 या 10, जितने भी करना होते थे वो शॉर्ट लिस्ट करके एचआर को वापस कर देता था। एचआर फिर फाइनलाइज जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते थे फिर उनको वो कॉल करते थे। अब उनको कॉल करने से पहले याद रखिएगा कि हर एक कैंडिडेट के अगेंस्ट एक फाइल क्रिएट होती थी जो कि मैनुअल काम था। एक फाइल बना ली, उसमें उस कैंडिडेट की रिज्यूमे लगा ली, फिर जो एचआर उस बंदे को कांटेक्ट करता था तो वो पूरी डिटेल लिखनी पड़ती थी उस एचआर का जो स्टाफ था कि जी मैंने इस कैंडिडेट को इस टाइम पर कांटेक्ट किया और व्हाट
टाइप ऑफ द कांटेक्ट माइट बी, कि वो फोन भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, फैक्स भी हो सकता है, जो भी तरीकेकार होगा उस टाइम उनके पास। लेकिन वो ये लिखता था उस फाइल के अंदर कि मैंने इस कैंडिडेट को इस टाइम पर कांटेक्ट किया और उसके साथ इंटरव्यू या बेसिक जो फोन स्क्रीनिंग होती है, फोन स्क्रीनिंग करने के बाद फिर मैंने उसको इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। उस इंटरव्यू को नॉर्मली फर्स्ट इंटरव्यू कहा जाता है, ठीक है। तो जब इंटरव्यू की डेट एंड टाइम डन हो जाती है तो वो उसमें नोट कर देता है उसकी फाइल के अंदर कैंडिडेट की। इस तरीके से जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अलग अलग मैनुअल फाइल क्रिएट होती थी और उसके अंदर ये सारी एंट्रीज करना एचआर का काम होता था। उसके बाद जब वो लोग आ जाते थे इंटरव्यू के लिए उस डेट और टाइम के ऊपर, तो सिर्फ एचआर इंटरव्यू के अंदर नहीं होता था, वो उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा जिसने वैकेंसी के लिए रिक्वेस्ट की होती थी वो और एचआर का एक रिप्रेजेंटेटिव दोनों बैठे होते थे उस इंटरव्यू के अंदर। और जो ज्यादा जो काम के रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग होती हैं वो तो डेफिनेटली वही करेगा जिस डिपार्टमेंट के अंदर उसने अपनी जो हायरिंग के लिए रिक्वेस्ट की होती थी। और कुछ क्वेश्चंस एचआर वाला भी कर सकता है जो कि डेफिनेटली उसकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह या प्रीवियस हायरिंग जो जहाँ पर वो प्रीवियसली काम करता रहे, इस तरह के क्वेश्चंस वो एचआर वाला भी उसके साथ कर सकता है। तो जब ये हो जाती हैं चीजें तो उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होता है हमारे पास वो मजीद उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना होता है, ठीक है। वो शॉर्ट लिस्ट करने का मकसद क्या होता है कि पहले अगर 5 या 6 कैंडिडेट्स को बुलाकर इंटरव्यू किया गया था, तब उसमें से टॉप 3 जो होते हैं उसको सिलेक्ट कर दिया जाता था। अब टॉप 3 से डेफिनेटली ये चीजें याद रखें कि जो भी इंटरव्यू के दौरान बातें की गई होती थी या जिस बात पे एग्री हुए या जिस बात पे डिसएग्री हुए थे, वो उस कैंडिडेट की जो फाइल थी उसमें वो चीजें नोट की जाती थी, लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने उस फेज से भी निकल आए कि जी जो 5-6 कैंडिडेट्स थे उसको उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो अब टॉप 3 जो थे वो सिलेक्ट हो गए। अच्छा, फिर अब एचआर का काम सिर्फ रह जाता था, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का काम अब खत्म हो गया। एचआर क्या करता था, वो अपने उस जॉब वैकेंसी के अगेंस्ट जो सैलरी पैकेज हो सकता था, जो टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते थे, जो ज्वाइनिंग डेट हो सकती थी, वो सारी चीजें डिसाइड करके उस जो फर्स्ट टॉप टॉप 1 पे जो कैंडिडेट होता है उसको अप्रोच करेगा वो। जब उसको अप्रोच करेगा तो उससे वर्बली ये बात करेगा कि जी कि यू आर कांग्रेचुलेट, यू हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड अवर इंटरव्यू एंड अदर रिमेनिंग जो उनके पास कंडीशंस होती हैं। तो अब एचआर वाला उसको ये ऑफर करेगा कि जी मैं कंपनी के बिहाफ पे आपको ये सैलरी पैकेज, ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर कर रहा हूँ, क्या आपको ये एक्सेप्ट है? अगर वो कैंडिडेट हाँ कर देता है तो अगला प्रोसेस शुरू होता है, और अगर ना करता है, वो कहता है कि जी ये टर्म्स एंड कंडीशन या ये सैलरी पैकेज मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो फिर वो जो एचआर का जो स्टाफ होता है वो फिर जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट होता है उसको कांटेक्ट करता है। उसके साथ भी वही टर्म्स एंड कंडीशन और सैलरी पैकेज वाली बात की जाती है। तो इसी तरीके से तीसरे वाले के पास भी जा सकता है, वो अगर फर्स्ट सेकंड वाले ने अगर एग्री नहीं किया सैलरी पैकेज या टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, फिर वो थर्ड के पास चला जाता है। और अगर तीसरा भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो अपनी ही पॉलिसीज को दोबारा रिवाइज करके जो भी उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, इस केस में कि कोई भी कैंडिडेट उनके पैकेज को अप्रूव या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो कंपनी की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक वो डिसाइड करते थे। लेकिन अब हम दूसरे केस की तरफ जा रहे हैं कि अगर पहला ही जो कैंडिडेट था उसको जब एचआर एम्प्लॉय ने जो पैकेज था या टर्म एंड कंडीशंस थी वो बता दी और उसने एग्री कर लिया, तो फिर वो क्या करता था एचआर वाला, वो एक ऑफर लेटर टाइप करके उस कैंडिडेट के पार्टिकुलर या डिटेल्स उसमें डाल के उसको फैक्स कर देता था या ईमेल कर देता था। और इसको ये क्या कहा जाता था कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्टेड हैं तो आप इसका प्रिंट आउट लेके इसके ऊपर अपने साइन करें और जिस डेट को आपको कहा गया है आने के लिए उस टाइम पर ज्वाइन कर जाए यहाँ पर में ऑफर लेटर, और उसके बाद वो ज्वाइनिंग के लिए उसको कहा जाता था।
तो जैसे ही वो ईमेल या फैक्स कैंडिडेट को रिसीव होता था तो उसका प्रिंट निकाल के साइन करके पार्टिकुलर डेट एंड टाइम पर पहुंच जाता था। जब वो वहां पहुंच जाएगा तो एचआर स्टाफ उसको रिसीव करेगा वहां पर, और उसके बाद एचआर क्या करेगा, उसको वहां से अपने पास से ले जाकर कंसर्न डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है जिसके अंडर में उसने काम करना था उसके हैंड ओवर करेगा कि जी ये रिसोर्स आ गया है और ये आज से कंपनी में काम आपके अंडर काम करेगा, कंपनी का एम्प्लॉय है, लेकिन ये 3 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने का जो भी प्रोबेशन टाइम होता है उसके लिए आपके पास होगा। और इस प्रोबेशन टाइम के मुताबिक आपने इसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है, और जो भी प्रोबेशन टाइम है उसके बाद आपने इसकी अप्रेजल भेजनी है कि इसको हम कंटिन्यू करवाएं या इसको हम ले ऑफ कर दें, उसको काम से निकाल दें। तो ये सारी बातें करने के बाद उस एम्प्लॉय, जो नया एम्प्लॉय होता है, उसको कंसर्न डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ तक एचआर का जो रोल होता है हायरिंग में यहाँ आके रुक जाता है इसका। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना चैट के अंदर भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। जी, है कोई क्वेश्चन किसी का? काइंडली चैट में बता दें ताकि मैं फिर आगे चलूं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, मुझे नहीं पता अभी कि नाम से तो यही है कि आप अपने नाम से ही ज्वाइन कर गए, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया तो वो काइंडली चैट के अंदर ही अपना नाम भेज दे ताकि उसकी अटेंडेंस फिर उसके पार्टिकुलर नाम से लग जाए। ये ना हो कि बाज़ औक़ात कोई अपने मोबाइल फोन के नाम से ज्वाइन हो चुका होता है या कंप्यूटर के नाम से ज्वाइन होता है तो उसका ओरिजिनल जो नाम है जो अटेंडेंस शीट में होता है वो पता नहीं होता, तो फिर इसके अटेंडेंस का इशू बन जाता है। जी, इस तरह जिस तरह मोहम्मद अवैस ने भी किया है तो बिल्कुल आप चैट में इस तरीके से आप अपना भेज सकते हैं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाए, ताकि आपकी जो ना कल या कोई ऐसा इशू होता है अटेंडेंस का तो आपका एविडेंस होगा कि आप मौजूद थे क्लास के अंदर। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास, ये वाली चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीजें कि एचआर ड्यूटीज आफ्टर हायरिंग क्या है। अच्छा जी, तो अब ये हायरिंग का बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब एक सर्वे रिपोर्ट थी, ये 2004 में की गई थी इसमें, तो वो ये क्या बता रहे थे कि जब टैलेंट हट होता है तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं। जो जनरली ये देखा गया है इसमें कि जो क्वालिफिकेशन या स्किल्स लेवल्स हैं वो एनुअल बेसिस के ऊपर डिक्लाइन होते जा रहे हैं। मतलब एक मिनट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो सर्वे के मुताबिक जो रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं हम, अब वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है लिखी भी तो है डेफिनेटली, लेकिन वो जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी होती नहीं है, वो ऑलमोस्ट 10% के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। तो जो आपके पास रिसोर्स हायर कर रहे हैं आप, और अगर उस रिसोर्स में वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा से एक नए रिसोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, न्यू हायरिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बता रहा है कि टाइम इट टेक्स टू हायर अ टैलेंटेड वर्कर इज गॉन फ्रॉम नॉर्मल, ये तकरीबन 5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक जो हायरिंग प्रोसेस था उसमें एक अच्छा रिसोर्स मिल जाता था, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब आपको अच्छा रिसोर्स ढूंढने के लिए जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, ऑलमोस्ट 51 डेज का मकसद आप कह सकते हैं कि ये आपके पास 7 वीक्स तक जाकर, 5 वीक से 7 वीक्स का
अब जो टैलेंट हंट का जो टाइम है वो निकल चुका है। डेफिनेटली ये पुरानी बात है, अब तो इससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो कोशिश एचआर में, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम काम किया है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उस टाइम ये एचआर के अंदर टैलेंट हंट या टैलेंट एक्विजिशन का जो पार्ट होता था वो नहीं होता था। तो एचआर का कोई एक स्टाफ जो था उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती थी कि आप हायरिंग का प्रोसेस भी आप ही देखेंगे और बाकी एचआर के रोल हैं वो भी आप ही देखते रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये वाला काम मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स जो है या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का जब नाम दिया गया है तो इस चीज को उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉइज को फायर करके हायर करते रहेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव नहीं होगी। तो आपको स्किल्ड और जो मोटिवेटेड कैंडिडेट है उसकी तलाश करनी है। तो जो मैनेजर्स या जो एचआर के जो इस रोल में जो काम कर रहे होते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि जो एम्प्लॉय हायर किया जाए वो ज्यादा देर के लिए कंपनी के अंदर काम करे। ये ना हो कि वो कंपनी में आए और उसको एज अ सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करे, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद कुछ टाइम वहां रहकर किसी और डिपार्टमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्विच कर जाए। तो इस तरह के एम्प्लॉइज से अवॉइड करते हुए जो एम्प्लॉइज हायर करना है वो उसका जो एक्विजिशन टाइम है या रिटेंशन टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा ये याद रखिएगा, इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ एचआर के अंदर। ये रिक्रूट जो फिटर स्नेकर का जो एचआर का जो प्रॉब्लम था ये लिखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा इसको, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें एक जो जॉब वैकेंसी फॉर्म ये फिल होता था, ये कंसर्न डिपार्टमेंट फिल करता था। ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट ने जब ये फॉर्म फिल कर एचआर में भिजवा दिया या एचआर में जमा करवा दिया तो ये फॉर्म जो था ये हैंड रिटन होता था और ये मिसप्लेस हो सकता था। ठीक है, क्योंकि जो भी आप चीज लूज फॉर्म में आप दे रहे हैं किसी को भी तो चांसेस होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो सकता है। और मिसप्लेस होने का नुकसान क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसके मैं एनवायरनमेंट बता देता हूँ एक, कि जी सेल्स डिपार्टमेंट में टेम्पररी एक वैकेंसी क्रिएट हुई है और वो उन्होंने जॉब वैकेंसी फॉर्म फिल करके एचआर में दे दिया। अब एचआर में जो कंसर्न स्टाफ था जो कि हायरिंग के साथ काम करता था वो उस टाइम पर, उस पार्टिकुलर टाइम पर अपनी सीट पे मौजूद नहीं था या उस दिन आया नहीं था, कोई भी बात हो सकती है। तो जो सेल्स की तरफ से जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था जॉब वैकेंसी फॉर्म वो उसकी सीट पर रखकर वापस आ गए कि जी ये कल आएगा या थोड़ी देर में आएगा तो ये फॉर्म देख लेगा। उनकी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हुई उस बंदे के साथ। तो वो फॉर्म जब उसकी सीट पे रखा गया, माइट भी वो फॉर्म किसी भी वजह से मिसप्लेस हुआ उसकी सीट के ऊपर से ही। अब वो बंदा जब वापस आया अगले दिन ड्यूटी पर तो वो फॉर्म उसको मिला नहीं, देखा भी नहीं, ना ही वर्बल कम्युनिकेशन हुई थी ना ही फोन पे बात हुई थी। तो वो अपना काम करता रहा और जो कंसर्न डिपार्टमेंट था वो इस कंफ्यूजन में था या इस उम्मीद में था कि जी हमने तो फॉर्म जमा करवा दिया है और पार्टिकुलर जब हमारे पास वो वर्कलोड आ जाएगा उस टाइम तक रिसोर्स भी हमारे पास आ चुका होगा। तो वो वेट करते रहे और वो जो वर्कलोड था या जो इवेंट की वजह से टेम्पररी हायरिंग कर रहे थे वो इवेंट भी आ गया लेकिन रिसोर्स नहीं आया कोई भी। तो फिर डेफिनेटली उन्होंने रब्ता करना है एचआर से कि भाई वो हमने जॉब वैकेंसी फॉर्म दिया था उसके मुताबिक कोई जॉब के लिए बंदा आपने हायर करना था तो वो कहाँ है। तो उस केस में फिर यही कह सकता है वो जो एम्प्लॉई है एचआर का कि भाई कब आपने जॉब वैकेंसी फॉर्म दिया था, मुझे तो नहीं मिला कोई भी, आपने किसको दिया था। तो इस केस के अंदर फिर डेफिनेटली ये कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगी कि जो फॉर्म जब मिला ही किसी को भी नहीं है तो उसके ऊपर अप्रूवल भी नहीं ली जाएगी और डेफिनेटली जब अप्रूवल नहीं होगी तो हायरिंग भी नहीं होगी
और उसका नुकसान क्या होगा कि जो पार्टिकुलर टाइम पीरियड आ जाएगा उनके पास वर्कलोड का, तो उसमें उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होगा और वो अपने जो उस वक्त उनका अपना जो करंट स्टाफ होगा उसी के साथ उस वर्कलोड में काम करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस चीज को हम रिप्लेस करें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कि जी आपने एक फॉर्म बना दिया कंप्यूटर के ऊपर ही और उसको ईमेल कर दिया आपने, तो ईमेल आगे पीछे नहीं जाती। डेफिनेटली एम्प्लॉय ने जब आना है ड्यूटी पर अपनी सीट पर, उसने उस ईमेल्स को चेक करना ही करना है। तो जब वो ईमेल चेक करेगा तो डेफिनेटली वो वाली जो ईमेल है जिसमें जॉब वैकेंसी फॉर्म सबमिट हुआ था वो भी उसको मिल जाएगा, तो वो उसको प्रोसेस कर लेगा। लेकिन जो लूज फॉर्म्स एक दूसरे के पास भेजे जाएंगे तो डेफिनेटली वो मिसप्लेस होने का चांस होता है। तो ये वाला जो पार्टिकुलर सिनारियो है जो मैंने आपको इतनी डिटेल में बता दिया है, इस तरीके से अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो एचआर प्रोसेस था फिटर स्नेकर का, उसमें फ्लॉज क्या थे या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थे, तो आप ये आंसर वहाँ लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ सकते हैं आप। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपके पास? क्लियर है? अच्छा, अभी ये तकरीबन 3 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं नया टॉपिक शुरू करने से पहले नई मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं एंड कर देता हूँ, उसके बाद फिर लिंक यही होगा। उसके बाद आप ये एंड हो जाए तो 1 मिनट छोड़कर 1 मिनट के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फिर।